नहीं, स्पीकर मेरे को जियो का लास्ट वो स्टैंडर्ड है। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो मैं स्पीकर का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इतने बच्चे काम नहीं है क्लास के अंदर। ये एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो है इंग्लिश में आती है, मतलब कर लो वैसे हिंदी में भी यहाँ पे कुछ लिखा है किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम। एक्चुअल में किशोरावस्था का मतलब होता है 9 से 19 साल तक, लेकिन कई बार ये 22 और 24 तक जाता है। और आप सभी लोग मैक्सिमम लोग इस एज से निकल के छोटे होंगे, राइट? 19 पार कर गए ना? 18 के अंदर कुछ लोग पार कर चुके हैं, कितने लोग 18 के? ये चलो वेरी गुड। और बाकी लोग इसके ऊपर के, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है 9 से 19 साल होती है। और बेसिकली ये प्रोग्राम मैंने चलाया था पहले चरण में, ये मेरा तीसरा चरण चल रहा है। जो मैंने पहले चरण में चलाया था उसमें ये लोगों को मैंने कवर किया था। इसमें 66 स्कूल और 70 गांव मैंने कवर किए हैं। तो ये नंबर्स थोड़े पुराने हैं। यहाँ 15,000 बच्चे हो गए और यहाँ पे 800 टीचर हो गए और 3020 किलोमीटर केवल आजमगढ़ के एरिया में मैंने कवर किया था। फिर उसके बाद मैंने एक कोशिश यात्रा चलाई लोगों को बताने के लिए क्या चीजें कि मानसिक रूप से आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करें। देखिए 5वें नंबर पे लिखा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव शब्द है, लेकिन उसको लाइफ में कैसे उतारा जाए, राइट? यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, कोई अगर ये बात बोल दे कि मैं पूरी तरह से तनाव मुक्त हूँ और मैं अपनी जिंदगी के तनाव को बड़े मजे से उड़ाता हूँ, तो ये कहना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस वक्त आप घर से सुबह बिस्तर छोड़ देते हो, तनाव शुरू हो जाता है और वो इतना नेगेटिव रहता है कि हम दुनिया की बुराई हमारे अपने आप खींची चली आती है। हम चाहते नहीं है। कोई सुबह उठ के बोलता है कि आप सुबह उठ के झगड़ा करूंगा, सड़क पर करते ही कोई मेरे को छेड़ेगा, तो कोई मेरे से बात करेगा, मैं बदतमीजी करूंगा। कोई सोचता है क्या मैं माँ बाप से ऐसे बात करूंगा बोल के ऐसा कोई प्लान करता है क्या? लेकिन कॉन्सिक्वेंस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम उसमें फंस जाते हैं। और फिर हम लोग जो पहले से प्राप्त हमारी सूचना है, जानकारी है और याददाश्त है, उसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं और उस टाइम सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि समझ नहीं आता कि उस दिमाग को कैसे फोकस करूं और वापस कॉलेज में जाके जो सीखने जा रहा हूं वहां पे काम करके वापस घर आऊं। होता है ऐसा? नहीं होता? कितने लोगों के साथ होता है? लगभग सभी के साथ होता है। अगर कोई नहीं करता है तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शनल है। उसने अपनी जिंदगी को, तनाव को हैंडल करने का तरीका उसने सीख लिया और ऐसे 100 में से कोई 0.1% ही होते हैं। 0.1। हाँ, अगर आपको पूरी क्लास में देखा जाए तो एक बच्चा होगा जो कितनी भी मुसीबत में वो अपने डिसीजन अच्छे ले सकता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जब मुसीबत में आएंगे तो उनका डिसीजन या तो लड़ पड़ेगा या अपना सर तोड़ पड़ेगा। होता है ना? तो इसमें कैसे अपनी चीजों को कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर मैंने इधर बच्चों से बात की। तो ये काम इतनी साइलेंटली हुआ कि किसी को पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने कोई दीप प्रज्वलित की, क्या कोई यहाँ पे वीआईपी आके माला पहनाया? क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट इन सब में नहीं है। आपको ये जानना है कि हम कैसे जो हमारे दिमाग और मन है इसको कंट्रोल किया जाए, और इसको कंट्रोल भी नहीं करना, इसको अपना काम करने दें और उसी काम को करते हुए मैं अपने आगे विकास कैसे करूँ। क्योंकि केवल नौकरी या परस्पर व्यवहार ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हर सेकंड जब मैं जीता हूं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ताकि हर बुरी सिचुएशन में भी दिमाग अपनी जगह पे रहे। तो ऐसे केस को बताने के लिए हमने जो मनोवैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल किया वो ये बड़ी साइलेंटली हुआ। तो हमने फिर एक यात्रा निकाली जो यहाँ पे आजमगढ़ से लेके हैदराबाद तक, ये पूरा ऑलमोस्ट भारत का 25% हमने कवर किया। और इसमें हमने लोगों से जाके गाँव में लोगों से मिले, आदिवासियों से मिले, कई स्कूलों में प्रोग्राम किया, उस्मान मियां यूनिवर्सिटी में काम किया, वहां पे बीएड के स्टूडेंट से बात किया, उनको जागरूक किया अपने इस काम के बारे में। और समाज में जो विभिन्न लोग हैं जैसे माँ बाप, समाज के लीडर्स, अथॉरिटीज, उसके बाद मीडिया लोग, जो और भी समाज के अलग अलग तत्व हैं, उन सबको हमने जाके अपने काम के बारे में बताया। और ये बड़ी कामयाबी के साथ 4100 किलोमीटर, 48 प्रोग्राम, 15 से ज्यादा आदिवासी गांव और इतने ही स्कूलों में हमने जाके और कई कॉलेज में जाके प्रोग्राम के केवल 8 दिन में। पूछो नहीं, आप लोग आओ और जाओ। अगर किसी को वॉशरूम जाना हो या कोई काम हो, आप साइलेंटली जा सकते हैं,
क्योंकि कोई क्लास नहीं है, या आपका व्यक्तिगत, अगर आपको स्वयं चीजें सीखनी है तो ठीक है ना, ये कोई क्लास पे है नहीं, राइट। और फॉर्मेलिटीज अपने क्लास और टीचर के साथ करना है, आप लोगों का दोस्त। तो ये दूसरे चरण का प्रोग्राम किया। अब तीसरे चरण का प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कम्युनिटी आउटरीच। मतलब सामुदायिक रूप से हम बाहर जाए, लोगों से मिले और लोगों को बताएं कि जो मनोवैज्ञानिक जो संरचना है हमारी, जो दिमाग का खेल है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी में स्थिरता ला सकूं। कामयाबी क्या है? पैसा कमाना है। कितने लोगों को पैसा कमाना है? 1 2 3 4। और कितने लोगों का सेल्फ सैटिस्फैक्शन? नहीं है कि पैसा सबको कमाना है। अच्छा, पैसा जरूरत है, ठीक है। और सेल्फ सैटिस्फैक्शन कितनों को चाहिए? सेल्फ सैटिस्फैक्शन समझते हो? आत्मसंतुष्टि कि वो जो भी काम करे वो बेहतरीन रहे और उससे उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। पैसा सेकेंडरी। ऐसे कितने लोग? ज्यादा लोग हो, वेरी गुड। अगर इस तरीके के जो लोग हैं वो कौशल योजना के लिए बहुत कामयाब है। मालूम है क्यों? अगर आप कोई काम करते हो और उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, डांट मिलती है और उसके बदले आपको पैसा मिलता है, तो क्या वो पैसा वर्थफुल होगा? नहीं होगा ना। और जिन बच्चों ने पहले पैसे के हाथ उठाया था, क्या उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी थी? कभी मोटरसाइकिल या साइकिल जो उनकी डिजायर रही हो? उन्होंने अगर कैमरा मोबाइल देखा हो, लेने की कभी इच्छा रही हो, क्या उसको लेने के बाद वो पहले 2 दिन के बाद वो खुशी रही? जैसे उसको अपने अधिपति उसका ले लिया, मालिकाना हक ले लिया, उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन रहता है, फिर डाउन, फिर नेक्स्ट हायर लेवल पर चले जाते हैं। तो सेटिस्फैक्शन पैसे और समाज से नहीं आता या किसी का मालिकाना हक से नहीं आता। सेटिस्फैक्शन आता है आप जो काम सीख रहे हो वो इतनी बेहतरीन लेवल से सीखो, इतनी बेहतर तरीके से सीखो कि दूसरा खुश होने से पहले आप अपने काम को देखिए, बोले वाह ये काम नहीं किया। लेकिन वो कब करोगे? जब आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छा होगा, परिवार से जब निकले, किसी से झगड़ा हुआ तो बाहर आने के बाद आप स्टेबल हो। ये नहीं कि झगड़ा करके आए तो पूरे रोड पे झगड़ा ही सोचते जा रहे हो। और क्लासरूम में अगर बैठ गए सीखने के लिए, आज क्लासरूम में हो, कल आप कोई काम कर रहे हो, राइट, कहीं जॉब कर रहे हो। अगर आपका दिमाग का टेंशन, रोड का टेंशन लेके अगर नौकरी करोगे तो क्या आप अपना प्रोडक्टिविटी दे पाओगे? वो पैसा क्या वर्थफुल होगा? उसकी जगह पे आप सिर्फ बीपी, शुगर और अल्सर की गोलियां खाते हो, और अगर थोड़े बहुत बच गए तो कैंसर वैंसर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहरी तनाव नहीं दिखता, वो अंदर जो आपके अंदर है ना केमिकल, वो बड़ा उबाल मारता है। जैसे दिल का धड़कना, प्रेशर, खून ज्यादा बहना, तो नर्व्स फटने लगती है ना, तो जब ज्यादा फटेगा तो क्या पाइप में क्रैक आ जाएगा ना। पाइप क्या आपकी आती है जो पहले सारा दिन बेमतलब का टेंशन रहेगा। ये सब चीजों को कंट्रोल करने का जो मनोवैज्ञानिक तरीका है वो मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। ये तो मेरे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं व्यवसाय से एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। एरोनॉटिकल इंजीनियर समझते हैं? हवाई जहाज। तो एरोनॉटिकल मतलब एरो और गति। तो हवाई जहाज चलाते नहीं, बनाते हैं। इंजीनियर मतलब बनाते हैं, पायलट चलाते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इसके साथ में मैंने मनोवैज्ञानिक का मास्टर्स भी किया और कई साल देश के बाहर वहाँ पे कई सारे कोर्सेज किए। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के साथ में मिलने ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग मिलने आते हैं, उनके इन हाउस ट्रेनिंग्स होते हैं और उन ट्रेनिंग्स में वो कई टेक्निक सिखाते हैं कि आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हो, ताकि आप मेहनत करके आप ज्यादा पैसा कमा सकें और कंपनी को दे सकें। जब आप आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ट्रेनिंग होगी आपको, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है कि वो आपको स्क्वीज कर ले और किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए आपको 12 से 15 घंटे खींचे। नौकरी ऐसी होती है ना, सपना किसी और का, मेहनत आपको उसके बदले में क्या मिलती? एक फिक्स सैलरी। तो ये पर्पस होता है मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन का बड़ी कंपनियों में। लेकिन अगर मैं ये अपने सपनों के लिए करूँ तो, अगर किसी के लिए मैं 12 घंटे उठता हूँ और अपने सपनों के लिए 18 घंटे जागता हूँ, वो फायदेमंद है कि ये फायदेमंद है? जो मैं 18 घंटे के लिए जागता हूँ और जब मैं रात को बिस्तर पर सोता हूँ तो बड़ी चैन की नींद है, गिरते नींद आते हैं, सपने ना है। सपने आते हैं ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, ये हो गया,
मोबाइल आ गया, आजकल तो आईफोन वगैरह, किडनी उडनी ना बेचना पड़े, अपनी कमाई से आ रहा है। तो ये सेकेंडरी चीज है। तो उतनी बढ़िया नींद आने के लिए आपको दिन भर जागना पड़ेगा। मेरे को लगा कि ये जो कोर्सेस मैंने किए हैं बाहर नौकरी करने की जगह पे, अगर मैं अपने क्षेत्र में बच्चों को ये टेक्निक दे दूं और उनमें से एक बच्चा भी सीख जाए तो मेरा वर्कशॉप का मकसद पूरा हो गया। लेकिन करना किसको पड़ेगा? हाँ? हमको नहीं, मुझे हमसे नहीं होता कभी। हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया। अक्सर आपने सुना होगा बच्चे अपने माँ बाप को प्रेरित करते हैं कि आप जब पढ़ा नहीं सकते थे तो मुझे पैदा कर दिया, जब आप मुझे घर नहीं दे सकते तो पैदा कर दिया। फिर वो किसी दिन अपने भाई को लगाएंगे, तेरी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, तेरी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। ऐसे आरोप लगते हैं ना, आपने देखे होंगे अपने परिवार में। तो हम में कभी नहीं होता, किसको करना पड़ता है? मुझे। माँ बाप का केवल जिम्मेदारी है आपको पैदा करना। भाई बहन क्या है कि वो आपके साथ जिंदगी जीते हैं, लेकिन दोनों भाई में डिफरेंस या भाई बहन में डिफरेंस होता है। एक ही माँ बाप पालते हैं, एक ही खाना खाते हैं, शायद वो एक ही स्कूल में पढ़ते भी होंगे, किताबी तरीके से, लेकिन सोच क्योंकि दोनों की दुनिया देखने की नजरिया अलग है। क्यों होता है? उसका कारण है कि हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग, मन और चेतना, इन तीनों का संबंध क्या है। किसी को मालूम है? कोई बीएड का स्टूडेंट है, बीएड बीटीसी, साइकोलॉजी का स्टूडेंट, किसी के स्कूल में साइकोलॉजी रही हो? नहीं है कोई है? अगर पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए लिखने के लिए किया होगा, प्रैक्टिकल में नंबर मिल गया होगा, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं बोलूंगा तो उसको याद रहेगा, क्योंकि पढ़ी हुई चीज कहीं जाती नहीं है, वो कहीं छुपी रहती है, वो धीरे धीरे निकल के आती है अगर पढ़े तो। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ अतुल तिवारी सर से, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इनके सहयोग से मैं इतनी दूर से आया हूँ, आजमगढ़ सिटी से। उन्होंने कहा कि हमारे इधर प्रोग्राम होना चाहिए, और ये हमारे सर हैं विपिन मिश्रा जी, ये श्री साई इन्फॉर्मेटिक कंपनी के सीईओ हैं, प्लस ये बाहर भी जॉब करते हैं अबू धाबी में। ये आज हमारा प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं, और इन दोनों के सर की सहयोग की वजह से आपके बीच में प्रोग्राम हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक टीम भी है, अकेला नहीं, कोई भी प्रोग्राम होता है टीम में होता है। एडवोकेट दीपी पांडे जी हैं, ये कानूनी सलाहकार हैं महिला और बाल के लिए। ये तीजा पार्टी है, इनका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट इन्हीं के पास है, और अनिता होम्योपैथिक क्लिनिक भी इन्हीं की है। डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, ये आपके श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज चंडेश्वर, आजमगढ़ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें देख रहे हैं ना। और ये हमारे प्रमुख वक्ता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, इनके पास राष्ट्रपति पुरस्कार और कई सारे प्रोग्राम हैं। इन्होंने, इनकी प्रेरणा से ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। साथ में कई संस्थाएं हैं, जैसे अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, इंस्पा उत्तर प्रदेश है, इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएशन, आप एक स्कूल जैसे माहौल में है ना स्किल इंडिया के अंदर, और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज। ये सारी संस्थाएं मुझे सहयोग कर रही हैं। और एक और है यहाँ पे, अभी रिसेंटली हमारा टाइप हुआ है, वो है महापंडित राहुल संस्कृतायन जन लाइब्रेरी कनेला। ये राहुल जी के जन्मभूमि है, कोई जानते हो? पंडित महापंडित राहुल संस्कृतायन जी को जानते हो? पढ़े हो कि घुमकड़ी? वेरी गुड सर। तो ये सभी लोग मुझे बैकअप कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को आया हूँ, तो इन सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अब तो बच्चे नहीं, मेरी उम्र के भी बहुत सारे लोग हो गए। नहीं है? कोई नहीं है? अच्छा, क्योंकि मैं तो अभी भी अपने आप को बच्चा समझता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुढ़ा बना दिया। नहीं मतलब क्या मैं आप लोगों की उम्र का नहीं हूँ? है ना? देखो दोनों पैर पे खड़ा हूँ और दिल भी मेरा बच्चे जैसा है। बाल सफेद हो गए कोई बात नहीं,
तो आज का ट्रेंडिंग है, ये ब्यूटिशियन वाले जो है उनसे बोल देंगे थोड़ा मैनेज कर लोगे ना। हाँ मतलब मैं आपका गिनी पिग बन जाऊंगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कार्बन में अच्छी तरह वैसलीन लगा दूंगा है ना। और सबसे अच्छी बात क्या लगा मुझे आपके इंस्टीट्यूट में, अभी मैंने जैसे बताया कि मैं एक गांव में गया, वहां पे 150-200 बच्चों से मिला, तो उन लोगों को मैंने बोला कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, सुबह शाम दौड़ने का काम ये भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं अपने हाथों में कोई गुण पैदा करो, क्योंकि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन हाथ का गुण नहीं सीखा जा सकता। तो उनका सवाल ये था, उनके पास 101 रीजन ये थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक, हम लोग बहुत पुअर फैमिली से, हमारे पिताजी के पास जो पैसे हैं वो दारू में खर्च कर देते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं कि मुझे सपोर्ट करे। जो चौथी सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी कल की डेट में देखी, एक परिवार में गया, वहां पे कुछ लड़कियां थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप इन लड़कियों को क्यों नहीं कोई कोर्स कराते हो, कह रहे बाबू के पैसा नहीं, इनका ब्याह करेंगे, इनके पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि आपके जो 2 पोते वहां पढ़ रहे हैं और कोचिंग अलग से ले लो, इनमें से एक बच्चे की कोचिंग करवा के बेटी को पढ़ा दो, कह रहे देख रहे ब्याह कोई भाई करा दिया, हम क्या छक्का ला लेंगे, मैंने कहा पैदा तो आपने नहीं किया ना, अपनी बेटी को किसी के फर्स्ट सौंप दे रहे हो तो क्या उसके हाथ में गुण दे दोगे तो कम से कम स्वाभिमान से अपने पति के सामने खड़ी रहेगी। और सबका वक्त बराबर तो होता नहीं, कभी बुरे वक्त में अपने पति का, सास का, ससुर का साथ देंगी, कह रहे वो तुम्हारी की तबियत में अच्छी लगे रहे गाँव चौका मिलना हो जाए, यह बहुत अभी बताओ मेरे पास जवाब नहीं। लेकिन ऊपर वाले का मानो कि मैं इधर आया, मैंने प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर चीजें सुनी थी, आजमगढ़ में अभी तक देखी नहीं, इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैंने यही ये चीज देखी। मैं इनके पास आया, मैंने इनका कार्ड लिया, मैंने कहा हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे आके किराए पे रहकर पढ़ सकते हैं तो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, कम से कम बच्चे फ्री में पढ़ तो रहे, स्कॉलरशिप मिले, जॉब मिले, अरे कुछ नहीं तो अपनी दुकान पर डाल सकते हैं। तो धन्यवाद बोले प्रधान जी को, प्रधानमंत्री जी को, से बोल दो थैंक यू सर, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बोला कि अगर मुझे मैनेजर साहब से एक बार मिलाते, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए तो मैं कम से कम जिन बच्चों से मिलता हूँ उनको बोलूँ गाँव देहात के बच्चों को आप यहाँ के एडमिशन लें, और अगर आप कोई सेंटर आजमगढ़ में डाल सकते हो तो मैं बहुत स्वागत करूंगा। मेरे पास 12 कमरे का एक मकान है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, वहाँ पे हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं जो गरीब बच्चों के लिए। तो वो जो बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाने आते हैं वो रिटायर्ड लोग हैं, मतलब वो सरकारी नौकरी पे थे, रिटायर हो गए, अब उनको बच्चों को पढ़ाना है तो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, क्योंकि वॉलंटियर है ना, क्योंकि मैं पैसे दे नहीं सकता, मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, सारा काम वॉलंटियर है। तो लोग कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन कंसिस्टेंसी है कि बच्चे आते हैं, उनको शौक है, क्योंकि उनके पास उनका अभाव है। तो अगर ऐसी संस्था मिले तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब आपको ये जगह मिल गई है, जिंदगी में कामयाबी पानी है, तो मैं आप लोगों का परिचय करा देता हूँ आपसे खुद के। आपके अंदर एक खुद का खुद है, हम उससे परिचय कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो फिर बाकी बातें हम बाद में आराम से डिस्कशन करेंगे और आपके सवाल भी हम लोग लेंगे, राइट। देखिए होता क्या है कि मनोविज्ञान में सब 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है? दिमाग, जिसे हम देख सकते हैं, देख सकते हैं कैसे? MRI से, एक्सरे से, बहुत सारे तरीके हैं। ये एक मांस का गुथा है जो इस खोपड़ी के अंदर है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। अगर मैं इसको डाइसेक्ट कर दूं तो आप उसको देख के नहीं बता सकते कि राकेश कुमार पांडे का सर है या इसलिए, क्योंकि उसने जो चीजें सीखी हैं वो 3 चीजों में सीखी है। और वो 3 चीजें क्या है? वो एक खास तरह के विचार, सूचना और याददाश्त। इसमें बिल्कुल सही। आप अभी जो चीज भी कल्पना कर सकते हो वो अपनी याददाश्त के हिसाब से कर सकते हो। जिस चीज को आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, उसकी कल्पना कर सकते हो क्या? वो आपके सपने में भी नहीं आ सकता, और आप उसके बारे में सोच सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आके एक चीज सीखा, तो दिमाग क्या करता है? ये 5 इंद्रियों से काम करता है, जो सेंसेस होते हैं। ये सेंसेस क्या करते हैं? ये दिमाग से कंट्रोल होते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके साथ में ये कोई इंफॉर्मेशन पे कोई विचार नहीं डालता। ये हम हैं जो इन तीनों के आधार पर उसे जोड़ते हैं। अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ इस वक्त, आप जिस शब्द को जैसे ले रहे हो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। आपकी याददाश्त, खास तरह की सूचना और जो पहले से पूर्व विचार है वो उसको मिक्स करके आपके दिमाग में डालता है।
तो इसका मतलब कि जो चीज हम इसको देते हैं आपसे बिल्कुल बहस नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता। लॉजिक कौन लगाता है? मन, जिसको हम देख नहीं सकते, नाप भी नहीं सकते, और उसके बाद इसको फाड़ भी नहीं सकते, और मरने के बाद किसी के मन को निकल भी नहीं सकते। अगर निकाल पाते तो क्या होता? किताबों में लिखे हुए ये जो शब्द है, जिसने लिखे हुए, अपनी किताब पढ़ते हो ना, जो भावनाएं उसमें व्यक्त करता है वो केवल शब्द रहते हैं, उसमें हम भावनाएं और विचार ऐड करते हैं ना, वो निकल के बाहर आता है और हमको पता चलता है कि उसने किस गंभीरता से किताब लिखी, क्या मजबूरी में उसने किताब लिखी और कितना टाइम दिया है। कभी पढ़े हो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, उनके शब्दों को पढ़ते हो ना, उनकी भावना को पढ़ पाते हो क्या? किन कंडीशन में वो किताब लिखी होगी, कितनी मुसीबत में लिखी होगी, एक खुशी में लिखी होगी, क्या उसको पढ़ पाते हो? तो ये हमारा मन तय करता है, और मन दिखता नहीं है। और हम लोग बोलते अरे मन करता है कि आज लड़ाई करेगा, आज मन करे तो सोचेगा। मन और दिमाग जब किसी चीज को बार 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 दोहराता है, इतनी बार दोहराता है, तो वो हमारी बन जाती है आदत। क्या बन जाती है? आदत। जो इस वक्त गुस्सा होना, झेलना, घबराहट, बीपी, और बार बार आपका दिल धड़कता रहता है। अगर किसी बड़े आदमी के पास जाओ और प्रभावशाली रहे तो दिल दुख 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 दुख। पुलिस को देखोगे तो हाथ पैर छूटने लगते कई लोगों के, क्योंकि बचपन से ही पुलिस के बारे में हमें ऐसी पिक्चर बना रखी है कि पुलिस को देख के हमारी हालत खराब होती है। कितने लोगों की खराब होती है ना, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पुलिस का एक गलत रूप हमने देखा है। ये खास तरह की जो सूचना हमने अपने दिमाग में डाल रखी है, ये हमारी जिंदगी को रोकता है पहल करने से। जैसे अगर मैं किसी को बोलूं कि कोई प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने की कला हमने अभी तक डेवलप नहीं की। हमें लगता है कि अगर मैं प्रश्न करूंगा हो सकता है सामने वाला बुरा मान जाए, कोशिश भी नहीं करेगा। और वो कोशिश क्यों नहीं करेगा? उसको लगेगा कि जैसे मुझे कोई प्रश्न नहीं करता मैं बुरा मान जाता हूं, ऐसे सामने वाला भी प्रश्न करने पे बुरा मान जाए। तो कौन होगा? ये मैं खुद। और ये अभ्यास कहां से आया? जब आपका दिमाग और मन दोनों टकराया, और जब ये आदत बनती है तो ये आपकी कितनी आदत बनती है? 21 दिन। कितना? कम से कम 21 दिन बार बार दोहराए, बार बार, जब तक कि वो एक्सेप्शनल ना हो। एक्सेप्शनल जैसे कोई पिक्चर ना हो, या कोई खास तरह की घटना जैसे बहुत खुशी हुई हो, एक ऐसा पल जिसने आपकी सोच बदल दी हो, या इतना डर या घबराहट जो आपके परमानेंट दिमाग में चला जाए। ये 3 चीजें आप कभी भूलते हो क्या? किसी ने आपको बहुत प्यार किया और आपको बहुत खुशी मिली हो, वो कभी नहीं भूलोगे। 3 घंटे की पिक्चर आधी जिंदगी को नहीं भूलते, खास डायलॉग से याद रह जाएंगे, है ना, जो बार बार आप लोग अपने दोस्तों में डिस्कस करते हो, है ना। कौन सी पिक्चर लास्ट आपने कॉमेडी वाली देखी है? गोलमाल, है ना। उसके एक एक सीन याद आ रहे होंगे कॉमेडी के, क्योंकि उस वक्त सारी इंद्रियां आपकी वहां फोकस थी। और कई लोगों ने तो उसकी पर्सनैलिटी को कॉपी भी कर लिया होगा, आपके दोस्तों में कहीं ना कहीं नजर आता होगा, है ना। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है दुख। किसी ने आपके साथ झूठ बोला और आपका बॉडी एकदम वेदना में टूट गई। वेदना समझते हो? दर्द में आप बाहर से नहीं अंदर से टूट गए, वो कभी जिंदगी में आती रहेगी। और बुरी चीजें और क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव चीज, ये जिंदगी भर याद रहती है। अच्छी चीजें भूल जाते हैं कई बार, होता है ऐसा। तो जब हमें ये तीनों चीजों के बारे में पता चल गया कि भैया ये 3 चीज हमारे दिमाग और मन के अभ्यास करने से बनती है, और उसका 2 रूप होता है। जो ये अभ्यास होता है उसका 2 रूप होता है, तो होता है चेतन और एक होता है। अरे मालूम है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़े हो? सुने हो? चेतन क्या होता है? चेतना क्या होती है? बोलो बेटा, एक कोई बोले एक। मैंने आपको बोला ना मेरे कान के साथ प्रॉब्लम है। मैं इतने दिन इंजीनियरिंग किया ना, तो बड़े बड़े इंजन की आवाज सुन के मेरे कान बैठ गए। तो एक आदमी बोलो तो मैं सुन सकूंगा। और हाँ, ये थोड़ा सा खिड़की बेटा और थोड़ा बोलो। वो एक्चुअली क्या ना, दीवारें चारों तरफ तो आवाज इको कर रही है, तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देगी। हाँ, क्या होता है? कोई आप बोलिए, बता दें। चेतन जो हमारे अंदर होता है, चेतन जो हम बाहर से देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नियर बाय मिलता जुलता है। 1 नंबर दूंगा 10। और कोई बात नहीं, कोशिश की, वेरी गुड, ताली तो बजा के लिए। आप भी बोल रही थी, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आप क्या बोल रही थी बेटा? आप कुछ बोल रही थी चेतन में? नहीं सर, वो आप और कोई और कुछ बोलना चाहते हो?
कोई बात नहीं, आपने ये शब्द सुना है लेकिन इसका मतलब नहीं पता। इस वक्त बैठे हुए आपके पास लोग इस तापमान को महसूस कर रहे हो, ये कर रहे हो तापमान को, गर्मी हो रही है ना, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ई को महसूस कर रहे हो, अपने आसपास के बैठे हुए लोगों की गंध आप समझ कर पा रहे हो? नहीं, सुन लो एक बार, हर एक का स्पेशल होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये आपका अवेयरनेस है, यानी चेतना है, इस चीज को आप महसूस कर रहे हो। लेकिन कोई चीज हमारे दिमाग में इस तरीके से चला जाता है कि वो परमानेंट नहीं आता। जैसे हाई स्कूल में जब एग्जाम दिए होंगे, वो हर मौसम में आते हैं कई सालों तक। साइकिल का गिरना जिंदगी भर वो आपके अचेतन मन में चला गया, परमानेंट हो गया, और वो सिचुएशन आने की याद आ जाएगा। और अगर ना भी याद करो तो वो जैसे माहौल आएगा आपको, आप लोग यहाँ पे कैसे आए, किस मोड से आए लोग? कितने लोग खुद गाड़ी चला कर आए हैं, साइकिल चला कर आए हैं? साइकिल सब लोग चलाते हो? चलो बहुत बढ़िया। याद करो जब पहली दिन आपने साइकिल चलाया होगा तो क्या पहले दिन सीट पे बैठ गए थे? हाँ, कैंची चलाए थे ना? और जब उस टाइम आप साइकिल पे बैठते थे तो फोकस क्या रहता था? दिमाग हैंडल पे ना, हाँ, और किसी पेडल पे, हैंडल पे, ब्रेक पे, और ओवरटेक करने में कांपते थे। आज की डेट में ओवरटेक करना हो तो डर लगेगा क्या? है बेटा? हाँ, और दो लोगों को बैठाने में डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। अब साइकिल को क्या सोचना पड़ता है कि साइकिल पे कहीं ऊंची जगह पे जाके बैठोगे या सीधे बैठ जाओगे? एक पेडल मारा, फटाक से चढ़ गए, और कई लोग तो हाइट पे रहते तो पहले ही चढ़ जाते हैं और पेडल मारते हैं ना। तो उसके लिए दिमाग को विशेष काम करना पड़ता है क्या उसको अलग से माहौल सोचना पड़ता है कि आज मुझे साइकिल चलाना है, बोल के मुझे बाहर निकल के ऐसे करना है? कोई प्रिपरेशन करते हो क्या? क्लास खत्म हुई, साइकिल उठाए चल रही, मतलब आपको पता भी नहीं चला और साइकिल चल रही है, और चलते चलते आप अपने दिमाग को सोच भी रहे हो, सड़क पे बात भी कर रहे हो, और पीछे बैग भी रखा है, और बगल के सहेली या सहेला चल रहा हो, बात कर रहे हो। सही बात है ना? तो ये जो व्यवहार है, इसे ये आपका आदत बन गया। अब इसके लिए दिमाग के स्पेशल कोई जगह आप एक्वायर नहीं कर रहे। ये एक स्वाभाविक क्रिया जो आपने सीख ली ना। अभी आज की डेट में आप जो काम सीख रहे हो कितना मुश्किल है ना? जो ट्रेड काम आप सीख रहे हो मुश्किल है, लेकिन आज से कुछ सालों बाद जब आप इसको कर करके एक्सपर्ट हो जाओगे, जैसे आप जाते हो कहीं पे तो बंदा ऐसे बात करेगा और पंखे की बाइंडिंग है ना, और जो ब्यूटिशियन है करेगा, बतियाएगा और बतावा क्या बात है, दुनिया भर की पॉलिटिक्स की बातें होगी होती है। तो क्या उसको सोचना पड़ता है? उसके वो क्रिया उसके शरीर में चल रहा है, लेकिन उसने किया कैसे, है ना? वेरी गुड। आज की डेट में, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही लोगों जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को जिनके अंदर शिद्दत है काम सीखने का ना, वो यहाँ से सीखने के बाद सपने में भी करता होगा, वो सपने में जाकर प्रैक्टिस करता होगा। और अगर मान लीजिए ब्यूटिशियन है तो बोतल को पकड़ के उसके चेहरे पर रखने की कोशिश कर रहा होगा, और अगर कोई फिल्टर है तो जो भी चीज देखेगा ना उसको लगेगा अच्छा ये स्क्रू फिलिप्स लगेगा, प्लेन लगेगा, ऐसे करके नहीं। और अगर तो पंखे वाले तो दिमाग लगाएगा इसकी बाइंडिंग आप पहले कैसे खोले जाएगी, और रोज एक पंखा पूछता होगा। तो आपका जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसके बारे में आप सोचते ज्यादा हो और फिर उसको करने की कोशिश करते हो। यानी पहली क्रिया क्या हुआ, आपने उसके बारे में कल्पना की ना, वो मानसिक कल्पना की दिमाग में, भौतिक रूप से कुछ नहीं कर रहे, भौतिक रूप से जाकर कुछ छू नहीं रहे। इसी तरीके से हमारा जिंदगी भी, अगर हमें कुछ भी बनना है तो सबसे पहले हमें उसको विजुअलाइज करना है, किसी चीज को इस हद तक सीखना है, विजुअलाइज करना है। आप सोचो कि एक इंसान हर बुरी परिस्थिति में कैसे खड़ा रहता है। कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है ओ माय गॉड, देखे हो सभी लोग? आपने वहां पे प्रवेश रावल का एक रोल देखा होगा, जब वो कचहरी में था तो वहां पे जो लोग कैटेगरी में थे वो उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन उसकी बात करने की क्रिया कैसी थी? बहुत सहज। और जब भी वो सिचुएशन में फंसता था तो क्या करता था, वो उसकी ओर देखता था और लंबी सांस लेके फिर उसका जवाब देता था। वो एकदम
रिफ्लेक्सिव होकर उसके ऊपर हाथ पैर नहीं मार रहा है जैसे हम लोग घरों में करते हैं, सामान नहीं तोड़ रहे हो। उसने ये जो चीज हासिल की वो कैसे की, उसने कभी तो सोचा होगा कि हर बुरी स्थिति में वो कैसे खड़ा है। उसको रात को सोते वक्त सबको उसने माफ किया, क्योंकि माफ कर देने की क्रिया में क्या होता है, आपका दिल शांत हो जाता है। वरना सारा दिन अगर किसी से बात हो जाए, बात बिगड़ जाए, या यही किसी सहेली के साथ आपने बोल दिया कि मैं तुम्हारी मदद कर, आपको मन में है कि मैं मदद कर सकती थी लेकिन मदद नहीं करती है किसी कारणों से, कि उसके व्यवहार पसंद नहीं है, उसको लगता है कि ये मेरे से आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो तो उसका काम खत्म हो गया। लेकिन आप स्वयं के दिल में वो दिल दिन भर धड़कता है, आपके दिमाग में बात बार 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 चलती रही, तो उससे क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर एक एंडोक्रोमिक सिस्टम है। क्या है? एंडोक्रोमिक सिस्टम। ये एंडोक्रोमिक सिस्टम जो होता है ये केमिकल का संचार है। क्या है? हाँ, इसमें 3 चीजें और होती हैं। क्या होती है? 3 चीजें। एक होता है हमारा ग्लैंड। ग्लैंड समझते हो? ग्लैंड ग्रंथियां। कोई है क्या साइंस का स्टूडेंट यहाँ पे? आप हैं? चलो शुक्रिया, हिंदी में बताते रहना है ना। ग्लैंड और होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं? हार्मोन्स। हाँ, और कोई होता है सेल। क्या होता है? सेल। हमारी ये बॉडी है ना, हमारा जो पूरा विकास है एक सेल से हुआ है। किससे? एक सेल। हाँ, हम सब एक सेल से बने हैं, और आज की डेट में इतने सारे सेल। स्किन का सेल अलग है, बालों का सेल, डेड सेल अलग है, नाखून के सेल अलग है, फिर पेनक्रियास के अलग है, अंदर ऑर्गन के अलग अलग है। ऐसी सेल होती है, हर एक सेल का एक स्पेसिफिक काम होता है। कोई सेल रिसीव करता है तो पसीना निकालेगा, कोई दिल की धड़कन बढ़ाएगा, कोई सांस की क्रिया बदल देगा। सांस होते हैं तो क्या होता है, जब आप परेशान होते हो तो एंडोक्रोमिक सिस्टम के अंदर बदलाव होता है, और वो बदलाव से क्या होता है, आपकी ग्रंथियों से केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हाँ, वो हार्मोन्स आपके ब्लड में चला जाता है, क्योंकि ब्लड जो है ना वो ट्रांसपोर्ट है। क्या है? जैसे सड़क है ना, तो ये नाड़ियां हो गई, और इसके ऊपर जो वाहन चल रही है ये खून हो गया। ऐसी बहुत सारे सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, फिर उसके बाद आपका स्टेम सेल है, इसमें बहुत सारे खाने पीने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं। ऐसे ही आपका केमिकल हार्मोन्स इसके अंदर चला जाएगा। जब वो जाता है आपके शरीर से रिलीज होकर ग्रंथियों से, तो जो सेल पसीने निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसको पकड़ लेंगे, जो दिल धड़काने के लिए वो उसको पकड़ लेंगे, जो पैरों में झुंझुनाहट पैदा करने वाले वो पकड़ लेंगे। वो केमिकल श्रापित होते हैं आपकी वजह से। आपने वो इमेजिनरी तनाव जो अपने दिमाग में बनाया और मन, उसकी वजह से जब वो उसको पकड़ लेंगे तो वो क्रिया हो जाएगी, और वो क्रिया होगी तो सारा दिन आपका दिल बेमतलब में करे, आप पता नहीं कहा है बहुत धड़कन है, आप पता नहीं कहा हवा पैरा बहुत फूलत है, आप जीना मचलत कहा है। तो आप ये सोचो कि आपने किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, कौन सी सिचुएशन बनाए, राइट, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ गई। लेकिन ये देर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इस उम्र में भी आप ये बुरी आदत जो आपकी बनी है इसको छोड़ सकते हो। वो कैसे छोड़ सकते हो? जब आपके अवचेतन मन या अचेतन मन को ये बता देते हो कि ये मेरा काम नहीं है, ये किसका काम नहीं है। हाँ, बुरी आदत को आप बड़ी आसानी से छोड़ सकते हो, और अच्छी आदत को अपनी जिंदगी में बड़ी आसानी से अपना सकते हो। अच्छी आदत क्या है? शांत रहना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, और हर किसी को माफ कर देना। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? आप खुशी की गारंटी सिर्फ मेरी है। किसकी? मेरी। मैं अपनी खुशी की गारंटी ले सकता हूँ, दूसरे की खुशी की नहीं। आप कितना भी कर लो सामने वाला खुश नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुश रहोगे तो सामने वाला खुश रहेगा। ये लड़कों से ज्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपने दोस्तों में रहेंगे ना, तो उनको दूसरे दोस्त नहीं है, वो खुश रहेंगे तो उसका दोस्त भी खुश रहेगा। उनको बता तू हंस क्यों रहा है, तो उन्होंने कहा मैं आज खुश हूँ बस। तो आप लड़कियों में क्या पता, लड़कियां सबको लेके चलती है, ऊपर वाले ने पता नहीं क्या बना दिया है कि वो सास को भी लेके चलेगी, पत्नी को भी लेके चलेगी, बच्चे को भी लेके चलेगी, दोस्तों को भी लेके चलेगी। जिसकी शादी नहीं है उसके बारे में अब जिसकी शादी नहीं है तो उसके लिए और परेशानी है। 4 तो भाई उसके खड़े रहेंगे ऐसे, और अगर 4 भाई नहीं देंगे तो पड़ोस के 4 भाई नजर पड़ेंगे। लड़कियों के लिए तो पहला कदम घर से निकाल देती तो मुसीबत हो जाता है हमारी सोसाइटी में। चाहे वो बच्ची इतनी सी हो चाहे इतनी सी हो, लड़की पैदा हुई नहीं कि उसके लिए मुसीबत चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना कि इनकी मनोदशा को समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? वो बेचारी बचपन से जो सुनते आ रही है ना, उसको सोचती कि यही मेरी जिंदगी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आज से 10 साल पहले लोग जींस पहनने से मना करते थे,
लेकिन क्या आज मना करते हैं? क्यों? क्योंकि माँ बाप को पता चल गया है कि अगर मैं अपनी लड़की को आज जींस के लिए मना कर दूंगी, कल जिस घर में शादी करेगी वहां पे खूबसूरती का पैमाना मान लिया कि जब तक जींस टी शर्ट नहीं पहनेगी तब तक लड़की एडवांस नहीं। तो माँ बाप और समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है छोड़ो, है कि नहीं? इसीलिए आज की डेट में कोई क्या आपको टोकता है जींस पहनने से? आज की डेट में लड़कियां फराटे रात बाइक चलाती का मना करते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि अगर लड़की आत्मनिर्भर है तो परिवार निर्भर है। अगर आपकी पत्नी 24 घंटे आपके सिर पर चढ़ी रहे, गैस सिलेंडर लाना है, सब्जी लाना है, फीस लाना है, तो आपको पत्नी चाहिए या कुछ जाके वो करके आ जाए? वो चाहिए जो करके आ जाए। आपका एक काम बचा ना, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, तो हर माँ बाप सोचते कि उनकी बेटी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ रूढ़िवादी बहुत ज्यादा है। वो बोलते जॉन करेगा तो उनके घर जाएगा, वो तो क्या अपने कपारे बैठा हुआ है, क्या जूता के नीचे हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो हमें पैदा करके शादी करेगी। मेरा कंसर्न ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, हर विपरीत परिस्थिति, ये परिस्थितियां हमारे हाथ में है क्या परिस्थितियां मेरे हाथ में? ये मौसम मेरे हाथ में नहीं है, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, धूप मेरे हाथ में नहीं है, मौसम मेरे हाथ में नहीं है, सामने वाले का व्यवहार मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज मेरे पास है, वो मैं खुद। मैं अपना व्यवहार कैसे रखता हूँ, अपने दिमाग को कितना शांत रखता हूँ, और लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसे करता हूँ, ये सब चीजें आती है माइंड फेस्टिशन। कैसे आते हैं? माइंड फेस्टिशन एक टेक्निक है जिसमें हम अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज चाहता हूँ, और वो माइंड फेस्टिशन की एक्सरसाइज बहुत इजी है। उसमें किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, ना 10 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है, ना आपको घर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत है, बहुत आसान सा तरीका है। साधु लोग उसे मेडिटेशन बोलते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में से बोलते हैं माइंड या अफर्मेशन। वो कथन जो आपने अपने आप को बार बार दोहराया और दोहराते वक्त अपने आप को वैसा महसूस किया। ये चीज कैसे आती है? जब आप उसके बारे में कल्पना करते हो। इसे कहते हैं माइंड फ्रस्ट्रेशन में आता है अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? अफर्मेशन। जब सुबह आप बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर छोड़ना कितना मुश्किल काम है? कितने लोगों के लिए मुश्किल काम है बताओ? है ना? आपकी शादी हो गई है, आपके लिए बिस्तर छोड़ना क्या मुश्किल काम है आज के लिए? नहीं, क्योंकि सुबह जिम्मेदारी उठा देती है आपको। ये है। लेकिन जब इनकी शादी नहीं हुई होगी बेटा, है ना, तब बड़ी मुश्किल होती होगी अगर मम्मी टाइट ना नहीं होगी, क्योंकि कईयों की मम्मी जबरदस्ती लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही होती है ताकि वो आने वाले भविष्य में लड़ सके। लड़कों के साथ ऐसा बहुत कम होता है। अगर किसी के पापा आर्मी में तो बात अलग है, और अगर उसके पापा किसान नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि किसान के सामने मजबूरी है, तो अपने बेटे को उठा देगा सुबह, पानी भराना है, जाके देख के और है ना। लेकिन ज्यादातर माँ बाप नहीं करते, लेकिन बहुत सारे जो मजदूर हैं, बेटे के अलावा कोई नहीं है तो उनको उठा देते हैं। तो 4 बजे बिस्तर से कौन उठाता है? आपकी जिम्मेदारी। या अलार्म नहीं बेटा, अब अलार्म बंद हो जाएगा। एक बार आपकी नौकरी लग जाए तो अलार्म बंद हो जाएगा। मेरे से पूछो ना, 4 बजे उठने के बाद आपका बिस्तर आपका उठा के ठीक करेगा, और उठते सबसे पहले ब्रश करके देखोगे टाइम हो रहा, भाग के तैयार रहो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो 4 बजे उठो। और दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो कितने बजे उठते हैं? 4 घंटे सोते ही हैं सर जी। 4 घंटे कामयाब लोग 4 घंटे सोते हैं। हाँ, नहीं सोने का तो पता नहीं, लेकिन वो उठते सुबह 4 बजे। वो कितने बजे भी सोए, लेकिन वो 4 बजे बिस्तर छोड़ देंगे। उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त हमारे हिंदुओं में, और हर एक धर्म में 4 बजे बोला गया। इसीलिए सुबह देखो आजान भी 4 बजे होती है, गुरुवाणी भी 4 बजे होती है, चर्च की प्रेयर भी 4 बजे होती है, और हमारे हिंदू धर्म में तो होता ही है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। और दुनिया के सारे कामयाब लोग 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रेन सबसे अच्छे पोजीशन में रहता है। लेकिन वो 4 बजे उठने के बाद अगर सिर्फ 4 मिनट, कितने 4 मिनट, और कितने दिन तक? 21 दिन तक सिर्फ एक एक्सरसाइज करें, 21 दिन तक लगातार करें, वो आपकी आदत में हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप बैठोगे और उसको एक्सरसाइज करोगे और उसको फील करोगे, सारा दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सामने वाला कुछ भी बोले आपको सुनाई नहीं देगा, जैसे मुझे सुनाई नहीं देगा। तो मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता किसी की बात, क्योंकि जब अगर कोई एक बोलता तब मैं सीरियस लेता हूँ। 4-5 बोलते तो ठीक है बोलते रहो, सुनाई नहीं दे रहा, बात ही कर रहा। तो जो चीज दिमाग तक जाए ना, मन तक जाए ना, तो उसका कोई टेंशन है क्या? नहीं। बस वैसी है वो एक्सरसाइज। मैं आपको बताऊंगा, करना चाहोगे? पक्का? सभी सीखना चाहते हो जादू? ये जादू अपना लेना,
बनाओगे? ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये क्या है? हाँ, लेकिन जब इसको सुने तो इसको आप महसूस करें, विजुलाइज करें। ऐसा नहीं है कि आपको जमीन पे ही बैठना पड़ेगा, बस इसकी एक शर्त है बेटा। नहीं, व्हाट्सएप नहीं होगा। क्या सर? शर्त ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए कहीं पे भी, और गर्दन आपकी ना ऐसे एकदम बैलेंस, एकदम ऊपर नहीं, एकदम बैलेंस। ये जो आपकी पॉनीटेल है ना, पॉनीटेल, ये रीढ़ की हड्डी से होते हुए 70 सेंटीमीटर चलती है, तो एकदम ऐसे बैलेंस में खड़े हो जाए। नहीं बेटा, खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये आप जहां कंफर्टेबल हो, अगर आप आधी बाती मार सकते हो, लेकिन आधी बाती कई लोगों के लिए दिक्कत है। क्यों? मेरे से पैर ऐसे फोल्ड नहीं होता है, वो जैसे साधु लोग करते हैं ना, ऐसे करिए, वैसे नहीं होता। या फिर आप बिस्तर पे भी सीधे करके बिना टिकिया लगाए लेट सकते हो, अगर आपका तखत टाइप का या बेड टाइप का, वो गद्दे वाला नहीं जिसमें आधा जमीन में नहीं, खटिए पे भी नहीं होगा, खटिया अंदर से वो हो जाता है ना, लग जाता है। या फिर आप जमीन पे लेट सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे बैठने में दिक्कत है, या फिर जिस कुर्सी पे आप बैठे हो इसी कुर्सी पे ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसको करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। देखो मैं बताता हूं, आपकी बॉडी को ये यहाँ पे नहीं, जब आगे चल के कभी अब मान लीजिए आप लोग जिस फील्ड में जा रहे हो वहां कहीं ना कहीं तो चेयर मिलेगी ना, सिर्फ 5 मिनट आपको अपनी जिंदगी के देने हैं। कैसे? 4 से 5 मिनट ऐसे गर्दन को 90 डिग्री रखें, कमर को सीधी रखें, और ये जो चिन है इसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक, और हाथ और पूरी बॉडी के मस्कुलर्स को रिलीज कर दें, मतलब कोई तनाव नहीं, और बैठते वक्त कहीं पे भी आपकी बॉडी में कोई लोड नहीं होना चाहिए, बैग वैग सब साइड में रखें, क्योंकि जहां दबाव पड़ेगा वहां पे दिमाग डिस्ट्रैक्ट करेगा। एक छोटा सा कंकर होता है, तकलीफ देता है, तो कमर को सीधी, गर्दन सीधी, कंधा एकदम सीधा, और एकदम बॉडी रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ये तरीका है ना। तो मैं 1 मिनट में अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ, है ना, तब ये एक्सरसाइज करो 4 मिनट डेली, सुबह उठकर और शाम को सोते वक्त। ये 21 दिन का डोज है। कितना? 21 रोज। समझ रहे? डोज वो डॉक्टर देते ना, कहते कम से कम 3 दिन खाओ, कम से कम 4 दिन खाओ। हाँ, इंजेक्शन और दवा, एंटीबायोटिक ऐसे, तो ये मनोवैज्ञानिक टेक्निक है। ये पक्का इलेक्ट्रिकल ट्रेन की है। बुक अब वो ब्लूटूथ मोड पे लिख रहा है ना। तो अब हम लोग रेडी हो गए। यहाँ पे ना जो अफर्मेशन है ये केवल मॉर्निंग और नाइट के लिए नहीं है, ये आपके अपने तनाव के लिए भी है। जब कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव हो गया है तो आप अपने अफर्मेशंस को खुद भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? किसी को मालूम है अफर्मेशन क्या होता है? एक कथन जो मैं बार बार अपने से दोहराता हूँ, जैसे आप लोग अपने दोहराते हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं हाइट में छोटी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ऐसा करके कितने लोग अपने आप को सोचते हो? बात शरीर झूठ बोलते हैं। ये चीजें कितने लोग दोहराते हैं अपने आप से? वेरी गुड। तो ये गुड नहीं है, ये वेरी बैड है। गुड इसलिए क्योंकि आपने ईमानदारी से अपना हाथ पकड़ा है। गुड इसके लिए मैंने बोला, इसके लिए नहीं कि आपने ऐसा सोचा। क्योंकि जब ऊपर वाला आपको बनाया ना तो उसने वो सारी चीजें आपके अंदर डाली हैं जो आपको जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। सर ये कि उसने ना बस जब दिया तो उसने हमको बिल्कुल एनर्जी वाला पैदा किया, लेकिन जब समय बीतते गया आप लोगों से सुनने कह रहे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे कैसे होगा, इतने लोग कर चुके, तू करना। जब ऐसी बातें करेंगे तो हम इनकी बातों को सच मान लेते हैं, हम उसकी बात को उसने सच मान लेते हैं क्योंकि हम लोग खुद अपने आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते। क्या इसका स्केच पेन है? मैं सोच रहा था कि एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बता दूं। एक 3 बंदरों में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट का आधार हमारी जिंदगी से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक रूढ़िवादी चीजों को बताता है। तो पहले ये एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद नाइट एक्सरसाइज, फिर ये वाला एग्जांपल समझो। फिर आप लोगों का टाइम तो नहीं हुआ ना, कोई जाने वाला नहीं है। देखो जरा कैमरा चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है।
कैमरा नहीं बेटा, ये मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसका सिर्फ एक ही अच्छा काम करता हूँ, कैमरा। बाकी सब इसका बेकार है। तो मैं इसका काम करता हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। यूट्यूब आपका ये एडवांस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, यही है। हाँ, ये यूट्यूब चैनल है। आज बच्चे सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। तो ये इसका इस्तेमाल यही करता हूँ, क्योंकि मैं ना हर चीज में जुगाड़ लगाता हूँ, सस्ता टिकाऊ ढूंढना, तभी मैं चल पाऊंगा ना। तो ये टेक्निक वही है कि फोन फेंकने से जगह पे नया फोन लेने के पुराने फोन से रिकॉर्डिंग करना, और इस पे करना आसान है। फिर वो बैठ के सॉफ्टवेयर पे बैठ के ये जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। इससे रिकॉर्ड किया, 2 डाला ऐसे और अपलोड कर दिया, बस हो गया काम। तो बच्चों, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, मॉर्निंग अफर्मेशन कर लेते हैं। ये करने के बाद ना आपको थोड़ा आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम। हाँ, लेकिन इसको करते वक्त सिर्फ फील करना है। अगर कोई अपने मन में इसको दोहरा सकता है तो उसको दोहरा भी सकता है, और अगर उसको लगता है कि कुछ लाइनें उसकी जिंदगी से जुड़ती हैं तो उसको लिख भी सकता है, लेकिन अभी नहीं, जब प्रोग्राम हो जाए ये आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। और ये चीज मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की है। एक्चुअल जिंदगी में कोई बैकग्राउंड में गाना नहीं चलता सिवाय शादी में, समझ गए? शादी में बैंड बाजा करके खर्चा करते हैं ना, लेकिन रियल जिंदगी में कभी पीछे से गाना नहीं चलता। जैसे फिल्मों में चलता ना, गाना गा रहा था पीछे से म्यूजिक बज रहा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और जब हम अफर्मेशन करते हैं ना, तो ऐसी गाड़ियों की आवाज आती है, डिस्टर्बेंस आता है, तो इस बीच का रिकॉर्डिंग है मेरा। तो इसीलिए कोई ये फिल्मी नहीं है, ये रियल जिंदगी की रिकॉर्डिंग मैंने अपनी आवाज में की है। अफर्मेशन का मतलब होता है वो मजबूत करता है जो मैं अपने आप को बोलना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन दिमाग हमेशा वर्तमान में रहे। इसमें वर्तमान मतलब मैं हूं के बीच में आप कर सकते हो, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा काम कर सकता हूं, मैं संतुलित रहता हूं, मैं सबको माफ कर दिया हूं, मैं सबको शुक्रिया करता हूं। ये जो वर्तमान है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहते हुए मैं अगर ऐसे कथनों का उच्चारण करता हूं बार बार और उसको महसूस करता हूं, आपने खुशी का मोमेंट महसूस करते हो, अपनी बॉडी के अंदर वो खुशी लाते हो, किसी को माफ करते हो तो खुशी, माफ करने की जो क्रिया है आपके अंदर से सहज, जब आप किसी को माफ करते हो तो कितना रिलैक्स होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप बहुत दुखी थे और किसी ने आपको माफ कर दिया तो लगा कितना बड़ा सिर से झंझट निकल गया। जैसे एग्जाम के समय एकदम तनाव रहता है, हाई स्कूल में जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो फिर ऐसा लगता है कितना बड़ा बोझ निकल गया। अगर इस तरीके के महसूस जब इस शब्दों में करोगे अपने हिसाब से तो आपका औचित्य मन उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको हर स्थिति को स्टेबल रखेगा। राइट? तो दिन की शुरुआत हम इससे कर सकते हैं। तो इसको करने का ये तरीका है कि आप अपनी कमर सीधी करें, चिन सीधा करें, एकदम सीधा, बेटा सीधा, सपोर्ट नहीं लेना। अब सपोर्ट नहीं लेना क्योंकि वो चेयर ना कंफर्टेबल है, हमें कमर सीधी रखनी है बैठे हुए, ठीक है? घुटनों बराबर और शरीर पे कहीं कोई दबाव ना हो, कोई दबाव नहीं। अपने बैग साइड में रखें, एकदम शांत होकर अपनी गर्दन सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। 2 मिनट के अपनी बॉडी को स्टेबलाइज होने दें, आसपास की चीजों को सिर्फ सुने ना, आसपास की चीजें सुने, अपने दिमाग में जो आ रहा है उसको आने दें। एक लंबी सांस लें, उसको होल्ड करें, छाती में 3.5 लीटर ऑक्सीजन भर सकते हैं और धीरे धीरे इसको छोड़ें। फिर एक लंबी सांस लें, फिर इसको धीरे से छोड़ें। वेरी गुड। अब एक नॉर्मल सांस चलने दें, आंखें बंद रखें। ये 4 मिनट आपको तय कर पाएंगे कि आपकी आंखें बंद है कि नहीं। और अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। सुबह के टाइम रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के दिन का स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। मुझे पूरा यकीन
है कि ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा जो अच्छे से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ ताकि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैं अच्छे से सोच लिया हूँ और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से आने वाले पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उस मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे बढ़ने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर है। आज जो चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरी शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन अंदर से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल की जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों में मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोचता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आगे बोलिएगा। कितने लोग सो गए? कोई सोया तो नहीं? क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए आंख बंद करने में दिक्कत आ रही है। बार बार लगा होगा। 4 मिनट कितना भारी लगा? किसको 4 मिनट भारी लगा? अब जो सो गए उनकी बात अलग है। ये जिंदगी के 4 मिनट आपके ख्यालात से गुजरेगा। अगर इसको 4 दिन करते हो ना, ये 4 मिनट आपको आगे बढ़े 3 घंटे की ताकत देगा। 3 घंटे की नहीं 21 दिन कम से कम करना है। फिर ये आपकी आदत में आ जाएगी। फिर ये डिफिकल्टी नहीं होगी, जैसे आंख खुलना, मुंह जाना और दिमाग में फालतू की बातें चलना, ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा सहज। बोलो बेटा सर 4 बजे ही कर सकते हैं इसको? जब आपका मन करे। सुबह की शुरुआत में अगर 4 बजे उठना आपके लिए दिक्कत है तो जब आप उठते हो तभी कर सकते हो। लेकिन दिन में सुबह के टाइम में करके निकलोगे तो सुबह जब अच्छा सोचोगे। घर में क्या बोलते हैं? शुभ शुभ बोलो। पहले कौन सा पैर रखो, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, लेफ्ट राइट पैर बोलते हैं। इस हाथ से काम क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का लॉजिक है और केमिकल बायोलॉजिकल रीजन मैंने आपको बता दिया। एंडोक्राइनिक सिस्टम कि आपके शरीर के अंदर का बदलाव इसीलिए होता है। तो मैंने आपको साइंस के हिसाब से समझाया।
मैंने कोई ढक्या ढक्की बात के ऊपर बात नहीं किया, आपकी बॉडी कैसे उसका रिस्पॉन्स कर रही है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मैं ब्रेन को कैसे मोटिवेट किया जाए, क्यों जब आप ऐसी चीजें करोगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वही चीज देखने में मदद करेगा, वही चीज सुनने में मदद करेगा, वही चीज सुनने में मदद करेगा, वही चीज और वही चीज आप महसूस भी करोगे और फालतू चीजें इग्नोर करोगे ना। ये ऐसे ही होता है। अभी जैसे आपको जब इस कौशल योजना के बारे में पता नहीं रहा होगा ना, तो सबसे पूछोगे जैसे मुझे कोई नहीं बताना, लेकिन आज के दिन में हमको अरे ये भी करता है, अच्छा ये भी करता है, क्यों? क्योंकि ब्रेन सेलेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नाइट अफर्मेशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट बनाता हूँ 15 वाला, जिसे कहते हैं धक्या सी बातें जो चलती है ना उसके ऊपर, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप, है ना। वो एक्सपेरिमेंट जाना चाहोगे पक्का? पक्का सीरियसली? हमारे यहाँ तो बहुत बंदर है, तो ये एक्सपेरिमेंट का काम आएगा। आपके इधर बंदर है क्या? आपके कभी कभी देखो ऐसा है, अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हो राइटिंग खराब हो जाए, ड्राइंग खराब हो जाए, क्योंकि अभी कुछ महीनों से मैंने बोर्ड पकड़ा है, तो सारा काम मेरा मोबाइल से कर लेता हूं, मैं लिखता भी नहीं, बोलता हूं सिर्फ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, वो जानना चाहते थे कि ये जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, वो आंख बंद करके विश्वास करके क्यों कर रहे हैं। इसको फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे एक शावर लगाया गया, शावर समझते हो ना, समोसा खाए, और यहाँ पे एक सीढ़ी, यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी गई और इसके ऊपर कुछ केला रख दिया गया, बड़ा सा केला बस एक ही केला सर। अरे केला मतलब रख दिया, बहुत सारा केला होगा, हो सकता है टोकरी रख दिया हो, लेकिन केला रख दिया गया, ठीक है। अब केला खाने का मानो तो बात अलग है ना, क्योंकि अब एक ही केला था, बंदर 3 थे। कितने बंदर थे? 3 बंदर थे, सब अलग अलग है, समझ लीजिए 3 बंदर थे। अब इसकी सेटिंग ऐसी कर दी, जो ये केला खाएगा, ठीक है, तो वो पूरे रूम में लगे हुए शावर, एक शावर तो यहाँ पे है ही, इसके अलावा पूरे रूम में जो शावर है वो गिरेगा, और ये क्या होगा, गर्म पानी होगा। अगर जो इस केले को छुएगा कोई भी, तो गर्म पानी, और भीगेगा कौन, जो नहीं भी खा रहा वो भी भीगेगा। तो अब क्योंकि बंदर को केला दिखेगा तो भूख लगेगी तो खाएगा ना, तो ये जब ये इधर भागे तो पानी गिरे, फिर ये पानी गिरे तो 2 भीगे तो पकड़ गए इसको, लाए भाई क्यों, भाई तू केला नहीं रहा। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर भूख लगी तो भूख में फिर से वो मोटिवेट हुआ, तो दूसरा बंदा या तीसरा बंदा ट्राई करे, जो ट्राई करे तब पानी गिरे। तो बंदरों को समझ में आ गया कि अगर हम केला छूते तो क्या होगा, पानी गिरेगा। तो अब बाकी 2 भीगना नहीं चाहते हैं, कोई भी, जो दूसरे 2 बंदे यहाँ बैठे हैं, कोई भी 2 हो सकते हैं जो भीगना नहीं चाहते। अब जो केला लेने जा रहा है उसको पकड़ते हैं, उसको पीटते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कहते तू केला लेने जा रहा, हम भी भीग रहे, तो वो नहीं जाते हैं। ये क्रम थोड़ी देर तक चलता रहता है, क्या रहता है? हाँ, जब कोई बंदा जाए तो बाकी 2 उसको पकड़े, उसको पीटे, ढूंढे कि भैया तू लेने जाएगा, हम सब भीगेंगे। फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने उसमें से एक बंदर को निकाल दिया, कोई एक बंदर को, और इसमें एक नया बंदर डाल दिया। अब नए बंदर को तो कहानी पता नहीं है ना, वो केले को देखे, उसको भूख लगे और केले की तरफ जाए, तो बाकी जो बचे हुए थे जिनको पता था कि कहानी क्या है, वो उसको पकड़ और पीट क्या करे, हाँ उसे पीट दे। उसको समझ नहीं आया पीट क्यों रहे, मैं तो केला खाने जा रहा हूँ, पीट क्यों रहे। अब फिर उसको लगा कि एक और बंदर में कोई अगर मोटिवेट होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी, कंट्रोल नहीं हो जाए, तो ये दोनों मिलकर फिर उसको पीट दे। उसको लगा कि ये रिवाज है, जो केला लेगा उसको पीटना है, मतलब केला नहीं लेने देना, ये हमारा सिस्टम है। तो इसको भी पता चल गया कि जो केले की तरफ जाएगा उसको पकड़ के पीटना है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो पुरानी क्या हुआ बेटा, अब जो पुराना बंदर था उसमें से एक बंदर को फिर हटा दिया और एक और नया बंदर आ गया।
अब क्योंकि पीट के एक्सपर्ट हो गया इसको पता है कि जो केला लेने जाएगा उसको पीटना है, तो ये भाई साहब को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़े से नए हैं, लेकिन जो सबसे पुराने वाले के हो गया। अब ये बंदर आएगा तो क्या होगा, इसको थोड़ी पता है कि क्या होगा, वो केले की तरफ अरे वाह केला भागो भागो बेवकूफ है दोनों। तो जब ये दोनों देखिए वो भाग रहा है, इसको पकड़े और पकड़ के दूर खूब तसल्ली से ढूंढ दी। इसको लगा ये काहे मार रहे हैं भाई, हाँ काहे मार रहे हैं, इसको लगा ये गेम है, रोज बेचारा पिटता रहा। अब इसको समझ में आ गया कि इनमें सब जो केला लेने जाएगा उसको दो लोग मिलकर पीटेंगे, ठीक है। अब जो सबसे पुराना वाला बंदा था जिसको जो एक्चुअल कहानी जिसको पता थी इसकी क्या थी, उसको एक्चुअल कहानी पता थी कि जो इसको लेगा उसको बारिश होगा, वो उसको भी निकाल दिया। अब 3 नए बंदर हो गए, कितने, हाँ, लेकिन 2 ट्रेंड हो चुके हैं। अब ये नया वाला आएगा तो फिर से स्वाभाविक क्रिया है, सहज क्रिया है, वो केले की तरफ जाएगा, जैसे वो जाएगा दोनों उसको पकड़ के। अब ये क्रम चलता रहा, जब भी कोई नहीं आता था पिटता था और फिर वो उसका पार्ट हो जाता था, जो भी कोई लेना जाए इसको। अब इस शावल का मतलब नहीं रहा, अब इन्होंने मान लिया कि जो केला लेगा वो समझ में आ गया स्टूडियो क्या होता है। हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है, जिस हालात में बने, जिन हालातों में धक्यामुक्की बनी, वो हालात दूसरे हो सकते हैं। तब हमारे देश में बहुत भूखमरी थी, हमारे देश में बहुत सारे लोग आते थे, घरों से बेटी धन, पशुधन, घर को लूट लेते थे, बच्चों को ले जाते थे। जैसे आप जैसे बच्चों को लीवर की जरूरत होती थी, उठा ले जाते थे। लेकिन क्या आज की डेट में ऐसा होता है? होता है, लेकिन बहुत तुलनात्मक में बहुत कम है। अधिकार हमारे पास है, लेकिन हमारा डर अभी भी हमारा धक्यामुक्की डर। आज हम लोकतंत्र है, हम अपनी बात उठा सकते हैं, हम डर लगता है कि सच बोलने में कोई बुरा न माने और लोगों को सच सुनने की। लेकिन अगर मैं अपने आप ठीक हो जाऊं तो कितनों की समस्या खत्म हो जाए। कम से कम मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त तो आजादी से बोल सकते हैं और उसकी बात पे गुस्सा नहीं होगा, शांति से उसकी बात। तो ये कैसे बदला होगा, जब मैं स्वयं अपने दिमाग को शांत रखूंगा। तो अगर सुबह शांत रहूंगा तो शाम तक शांत रहूंगा, सुबह मेरा मूड अच्छा रहेगा तो शाम तक अच्छा रहूंगा, फिर रात हो जाती है। लेकिन बाहर की चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या बाहर की चीजें? फिर रात में दिमाग में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। बी पॉजिटिव रहने का नाइट तरीका है क्या है, करें उसको नाइट का सोने से पहले पक्का। वैसे कमर सीधी करनी पड़ेगी, चलेगा? कोई मेहनत नहीं है इसमें, दौड़ना भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं करना है ना। और कम से कम बोर्ड जिम में जाके ना, जिम में जाके ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना। आजकल तो लड़कियां भी करती है, देखता हूं है ना। उतनी मेहनत नहीं करनी है, दिमाग शांत रखो, बॉडी अपना फिट रहेगी। और उसके बाद अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास 3-4 डॉक्टर है, वो भी तुम्हें आसान तरीके से ठीक कर देंगे, ज्यादा मेहनत नहीं है, सस्ता टिकाऊ मंदा तरीका है हमारे पास, ठीक है। और जिंदगी स्वस्थ रहेगी, बुढ़ापे में एंजॉय करोगे, जो भी पैसा कमाओगे काम आएगा, नहीं तो बुढ़ापे में दवाई खर्च है। गर्मी लग रही है ना, किसको गर्मी महसूस हो रही है? सबको हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही, क्योंकि मुझे थोड़ा मजा आ रहा है। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो हम नाइट अफर्मेशन करें। अफर्मेशन आपको समझ में आ गया ना, वो मजबूत कथा जो मैं पूरी मजबूती से अपने आप से बोलता हूँ, उसे बोलते हैं अफर्मेशन, ठीक है। तो फिर से कमर सीधी कर दें और ये आखिरी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दे दूंगा, अगर किसी के पास कोई प्रश्न होगा। ऐसा पक्का? अच्छा लग रहा आपको? आज से अपना टाइम निकाल के आए, क्योंकि ना ये जो वीडियो है ना, आज आप देख लोगे लेकिन दोबारा कभी नहीं देखोगे। हो सकता है कि देखने के लिए क्या हुआ एक बार देखोगे लेकिन दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि ये बड़ी वीडियो कोई पिक्चर तो है नहीं, ना इसमें म्यूजिक है, ना इसके घास के आसपास कोई गाना गा रहा है, और ना इसमें कोई विलन पिट रहा है। तो ये वीडियो चलो फिर अपनी कमर सीधी करें, एक लंबी सांस लें, फिर धीरे से छोड़ें, कमर सीधी रखिए, कमर सीधी, फिर लंबी सांस लें, फिर अब नॉर्मल सांस लें,
आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज की आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्हें आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद को और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं खुद पर फोकस हूँ। मेरा फोकस खुद पर है। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद पर भी माफ़ करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिलती है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे थॉट्स मेरी कंट्रोल में है। मेरी आत्मा शांत है। मैं खुश हूँ। मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूँ। मैं खुद को जानता हूँ। मैं खुद को पहचानता हूँ। मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो सब मेरे पास है। मुझे पास्ट और फ्यूचर छोड़ के वर्तमान में रहना अच्छा लगता है। मैं अभी वर्तमान में हूँ और अपनी सांसें महसूस कर सकता हूँ। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है। मैं कुछ नहीं खोया हूँ। मेरे साथ मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना है। वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना है। मुझ में वो सब काबिलियत है जो मेरे सपनों के लिए काफ़ी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी कठिनाइयों को आराम से सह सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर बुरी चीज़, हर बुरी आदत और कठिनाई का पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़ा और पास में आ गया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ मैं खुद हूँ और मेरी मेहनत है। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों की ओर और पास ले जा रही है। मैं एक ऐसे रास्ते में हूँ जो मेरी मंजिल की तरफ जाता है। मैं अपनी मंजिल की तरफ अच्छी तरह देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसको पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को वश में करने अच्छी तरह आता है क्योंकि मैं शरीर की वजह से एक आत्मा हूँ और आत्मा मेरे दिमाग को और दिमाग मेरे मन को और मन मेरी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखता है। मेरी मंजिल को मकसद सिर्फ मेरी आत्मा ही शुद्धिकरण है। इस मंजिल के सफर में मैं खुद और खुद का साथ हूँ। मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ।
मैं अकेला नहीं, एकांत में हूँ। यह ब्रह्मांड अनंत है, मेरे रास्ते की चुनौतियाँ भी अनंत है, और मैं इसी अनंत ब्रह्मांड से बना हूँ, इसीलिए मेरी हिम्मत भी अनंत है। मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए मेरा सफर भी अनंत है। इस लाइफ के सपनों को पाना मेरे लिए पॉसिबल है। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे वो ऊपर वाले इस वक्त जरूर देख रहा है और मुझे महसूस भी कर रहा होगा जिस तरह से मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता हूँ जिसने मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखाया। मैं जो भी करता हूँ उस रास्ते के लिए, उस मंजिल के लिए ही करता हूँ। मुझे दूसरों को खुश देखकर खुशी होती है। मेरा गुस्सा मुझसे बहुत दूर है। मैं मजबूत हूँ, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरी सोच बिल्कुल सही है। मेरे माँ बाप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि मैं उनको ही देख रहा हूँ। मैं भी अपने माँ बाप की तरह मजबूत हूँ, साफ दिल का हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। मेरा फोकस रिजल्ट की वजह अपने काम पर है, अपनी मेहनत पर है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ जो मुझे मेरी मंजिल की तक पहुँचाएगी। मेरा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड और हर सोच सिर्फ मेरे मकसद से जुड़ती है। मैं मानता हूँ कि आज मैं जैसा भी हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कितना समझदार हूँ जो ये जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ वह सिर्फ मेरी वजह से हूँ, और इसीलिए मुझे खुशी भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। मैं समय की कदर करता हूँ। मैं हर उस इंसान की कदर करता हूँ जिसके अच्छे या बुरे आदतों से मेरा हौसला और बढ़ता है। मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही अच्छा फील करता हूँ। मेरे अंदर से वो सब ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती है। मैं हर समय हिम्मत बनाए रखता हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी मंजिल को हर हाल में पाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये मेरे लिए संभव है। मैं इसके लिए ही बना हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। थैंक यू बच्चों, कैसा लगा? बस ओके। देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई ना, ये मेरी बात ये भी नहीं, ये किसी ने बनाई है और आप ये पॉइंट्स लिखे हैं अफर्मेशन, ठीक है? मॉर्निंग, नाइट या एनर्जी, तनाव, स्ट्रेस जो लिखना है। और अगर आपको हिंदी में सुनना है तो हिंदी में आप YouTube पे सर्च कर सकते हो और आपकी हेल्प हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? कोई सुझाव देना चाहेगा? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है? चलिए कोई नहीं, तो ये सेशन क्लोज करते सर बताएंगे अभी आगे कुछ ये सर क्या जानना पूछिए। कहीं आप लोगों को क्या पसंद है? नहीं मतलब आपने अब देखिए जो सर ने बताया तो वह पूरी मैं किसी लेवल की बात करूँ लेकिन सर खुद इतने अच्छे से बताते हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? आप खड़े होकर बताइए, आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं डेली का? बताइए सुबह कितना बजे सोते हैं? उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए सबसे रूटीन अगर आपके पास गूगल है तो आप गूगल उठाइए और वहाँ पर आप रूटीन के लिए आपने देखिए एक्सरसाइज किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप सो करके उठते हैं सबसे पहले आप 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीजिए, ठीक है? और उसके पहले ही 4 मिनट का जो एफर्मेशन यहाँ बोला गया है, आप अपने लिए सोचिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ,
जिसने मेरे साथ अच्छाई से पेश आया जो मेरे साथ, उसको मैं अपने तरफ से माफ़ करता हूँ। आप अपने लिए अच्छा चाहते, मेरे जैसा आपके जैसा कोई नहीं है यहाँ पर। आप सिंगल पीस है, अकेला यूनिक पीस है। भगवान ने आपको एकदम सिंगल बनाया और आप अपने में कंप्लीट हैं, इस बात को आप कंप्लीट कर दीजिए। सुबह उठने के बाद 4 मिनट का गर्म पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होइए, फिर आपका दिनचर्या इतना फ्रेश रहेगा, इतना अच्छा रहेगा कि आप खुद एक्सरसाइज होता है, इतने दिन का एक्सरसाइज है, 21 दिन में आप एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। लगेगा ही नहीं कि आप साइकिल चलाना सीख गए या साइकिल चला रहे हैं। सर ने बताया, तो यही सब चीज़ें हैं। आप निश्चित रूप से अच्छा दीजिए, आप कर रहे ये वीडियो ना इस पे आ जाएगा एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए। सर मतलब जब लोग रात में सोते बिस्तर पे जब मतलब होते हैं तो हम या तो बुक पढ़ते हैं या फिर मम्मी से किसी से भी बातें करते सो जाते हैं, तो सुबह जब उठते तो वही बातें हमारे दिमाग में क्यों आती है? जैसे अगर हम किताब पढ़ते सो यही चीज हमारे दिमाग में आ जाती है सुबह अपने आप ऑटोमेटिक। काहे को ऐसा होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा गिरी। दीपा गिरी। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। देखो के तलाश में क्योंकि बचपन में जब लोग कहानियां सुनते सो जाते थे, आज की डेट में पढ़ते सो जाते हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना वो सोने पे भी काम करता है। आपका दिमाग जो होता है ना रिपेयर करना होता है। क्या होता है? रिपेयर। आप दिन भर में जो कुछ भी देखते हो सुनते हो तो आपकी जो कोशिकाएं ही फूट जाती है। सोने की क्रिया ये तय करती है कि आपके सेल्स को वो रिपेयर कर रहा है और इसीलिए एक फिल्म को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सपने भी उसी अंतकाल में आते हैं। तो जैसे जैसे वो आपके लिंक्स जोड़ रहा होता है ना, तो कभी सपने में ना उल्टे पुल्टे सपने आएंगे बिना लॉजिक के, बिना उसके आएंगे। लेकिन जब आप सुनते हो सोते हो ध्यान लगा के, तो दिमाग उसको स्ट्रक्चर कर रहा होता है और उसको कंटिन्यू कर रहा होता है, क्योंकि उसकी दुनिया आपके दिमाग में रहती है। इसीलिए जब आप पढ़ते हुए सोते हो तो आपको लगता है कि किताबें भी पढ़ रहे हो, पढ़ते सुबह उठते हो तो लगता है कि अभी पढ़ी रही है। आपको लगता है अगर कहानी सुनते सो गए तो सपनों में वो कहानी चलती रहेगी। तो ये दिमाग की क्रिया है। दिमाग कभी नहीं सुनता, वो हर तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, वो जागृत रहता है। आपकी आंखें, दिमाग साइलेंट में रहता है लेकिन आंखें तो बंद नहीं रहता। इसलिए जब आप कभी सो रहे हो और कोई मुसीबत आती है तो फटाक से उठ के और आपको पता भी चल जाता है। और जो लोग अलार्म लगा के सोते हैं ना 4 बजे, वो एकदम 3:50 में 4 बजे है, उसी वक्त उसको सुस्ती आएगी, उसी वक्त प्यास लगेगी और सुबह हो जाएगी, क्योंकि बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, आपका दिमाग उसके लिए सट जाता है। लेकिन ये जो पहली बार अलार्म लगाते हैं उनके साथ नहीं होता। अगर उसको बेचैनी नहीं है सुबह जाने की, अगर कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, तो उठ जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल क्रिया के अंदर जाओगे, जो लोग जैसे बच्चे सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं राइट, तो पहले कुछ दिनों तक तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप 21 दिन तक किए होंगे ना तो आपका बॉडी अपने आप चार्ज होगा। तो सपने की क्रिया इसलिए क्योंकि आपका दिमाग उसको रिपेयर कर रहा है, स्ट्रक्चर में ला रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल है। और कोई चीज? हाँ सर, आप बताएं कि दिमाग सोता नहीं है, तो सर जो नशा करके जो व्यक्ति कई कार्य करता है, तो मतलब कल भर उससे पूछते हैं नशा मुक्त जब हो जाता है तो इसको याद नहीं रहता। याद रहता है? नहीं रहता नहीं याद रहता है। क्या नाम है आपका बेटा? भीम कुमार। इनके लिए नशा मुक्ति के वक्त भी काम हो रहा है और ये सवाल बहुत बढ़िया है। प्लीज बैठिए। आपको मालूम है आपकी बॉडी में भी अल्कोहल ऑटोमेटिकली बनता है। जो नशा है ना आपकी बॉडी में, अगर आप कंटिन्यूसली कई दिन तक ना सोना तो आप डिलीरियम में चले जाओगे, आपको अजीब अजीब सी पिक्चरें दिखेंगी, अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, आपको बॉडी अल्कोहल रिलीज करने लगता है। अगर वो क्रिया हम लोग भौतिक रूप से कर ले, बाहर से देखकर, कहां से? भौतिक रूप से बाहर से। जैसे जो लोग नशा करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उनकी बॉडी और टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं और उनकी भी यही प्रॉब्लम होती है जो आपने बताया। अब उनकी याददाश्त क्या होता है? उनकी याददाश्त जाती नहीं, वो रहती है उनके दिमाग में, वो भूलते कुछ भी नहीं है, वो एक्टिंग करते हैं उसके नाम पे। और नशे के स्टेज में उनको उनकी बॉडी
ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, लूज हो जाती है। तो क्या होता है कि वो चीजें ना उनके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, और अगर इमीडिएटली कुछ को याद नहीं आएगा, धीरे धीरे सीक्वेंस में याद आएगा, क्योंकि वो वापस जब धागा उलझ जाता है तो धीरे धीरे खुलता है कि एक साथ खुलता है। तो ऐसे ही जब वो नशे में रहेगा तो लंबे समय में धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो ऐसे एक्शंस करेगा जो उसने पहले से उसके नॉड में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए जो लोग नशे में, जो हकीकत में नहीं बोल पाते, नशा करने के बाद उल्टा पुल्टा बोलते हैं। और दूसरा एक और डिलेमा का स्टेज बताओ, नशे वाला कौन सा है? जब कोई बेहोशी में रहता है उस टाइम आपको जो कहानी पूछनी है उससे पूछो, सारी बात सच बोलेगा। सही बोल रहे हैं, पुरानी ज्यादातर लेकिन कुछ लोग चालाक होते हैं, उनको आदत हो जाती है, या किसी पीपी के इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि नशे में भी झूठ बोलते हैं। फिर उनका लीवर जवाब देता है, सेकंड ब्रेन, लीवर है ना, लीवर वो सेकंड ब्रेन है, फिर वो जवाब देता है। जो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं उनका लीवर फिर फेल हो जाता है। और कोई सवाल बेटा? आपका आंसर संतुष्टि मिली? नहीं समझ में आया आंसर? जो नशा होता है ना, नशे की चीज में आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, उसको दर्द नहीं होता है, और टिश्यूज एकदम स्लो हो जाते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो उन जो दबे हुए भाव हैं जो उनके ब्रेन में दब चुके हैं, कहीं वो दबा चुका है, संकोच को, वो वहां पे अपने आप उभर आते हैं, और ना चाहकर भी उसके मुंह से। अब दूसरी चीज आपने पूछा याद क्यों नहीं रहता, वो इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि आप जब हकीकत में आ जाएगा तो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। आपने कभी नशा किया है? नहीं किया? एक बार हो गया। कब? हाँ, वो बहुत हल्का नशा था, उसमें आप बेहोशी में नहीं किए। कोई और नशा किया है कभी? उसमें जिंदगी में कभी नहीं। कोई शर्माने की बात नहीं है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज क्या है जब आप रोज करो। हाँ बताओ। एक बार रोने लगे। क्या हुआ? हम किए थे, हमको नशा हुआ तो रोने लगे, रोने के बाद फिर हंसने लगे। तो आपको चीजें याद थी? हाँ, सब याद। आपको याद थी? याद रहती है, लेकिन समाज के डर से बोलते नहीं, वैसे करते। उनको सब कुछ याद रहता है। आपको कैसे बोले कि मैं नशे में था और मैंने सब बर्बाद कर दिया, और वो हैंगओवर होता है जो आखिरी में फंस जाते हैं। वो ऐसी सी रहती है। हाँ बेटा, हैंगओवर मूवी नहीं है। नशे में बोलते हैं खाना ज्यादा खाते हैं, आपके टिश्यूज लूज हो गए ना, आपके सेंसेस फेल हो गए, पेट को पता ही नहीं चला कि कितना खाना है कितना नहीं। तो क्या खाते हैं? अलग अलग क्रिया होती है, कई लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, उनको थप्पड़ मार दो, वो अलग अलग क्रियाएं हैं। और किसी कोई प्रश्न है? आपको संतुष्टि मिली? आपका ब्रेन में ना पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, तो आपका कंट्रोल रहता नहीं है। जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? जवान आपकी कंट्रोल में नहीं है ना, आप होश में चीजों को कंट्रोल में रख सकते हैं। नशा होते ही पूरी बॉडी लूज रहेगी, फिर आप चाह के भी कोई थप्पड़ मारेगा तो कुछ नहीं करता, मार ले भाई आपकी भी नशे में जोश हो जाता है। नहीं जोश नहीं होता बेटा, लूज हो जाता है, नर्व्स काम नहीं करते, सेंसेस काम नहीं करते, लेकिन वो अंदर से बहुत चोर दिखाते हैं, वो चोर हर कोई अपनी दलील ही देता है। बहादुरी वर्ड पता है मैं कमजोर हो गया, उस बेचारे का इतना नर्व सिस्टम स्लो हो जाता है। उसका जो कान है ना, कान, ये कान, इसमें 3 तरह की कैपिलरीज होती है जो सीधे, हॉरिजॉन्टल और जेट शेप पे रहती है। तो अगर मैं खड़ा हूं तो सिर्फ अपने कानों की वजह से, अगर एक कान पे पड़ जाए मेरी सेंसेस अंदर की कैपिलरी हिल जाए तो मैं ऐसा हिलता रहूं। तो नशा करने की वजह कैपिलरीज हिल जाती है, लूज हो जाती है, इसलिए उसको ना पता नहीं चलता कि किधर जाए, और उसकी आंखों को भी कोऑर्डिनेट नहीं होता, तो 2-3 पीछे ऐसे, और उसकी जबान को भी पता नहीं होता कि क्या बोल रहा है। ब्रेन पूरा लूज हो जाता है, क्योंकि ये जो दिमाग है, ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी के अंदर मांस का लोथा है, और मांस का लूज हो जाएगा, इसकी वजह से। ये बायोलॉजिकल रीजन है ना। बाकी कहानी तो बता दी है, जो नशे वाले वो बता पाएंगे याद रहता है कि नहीं रहता, उनको याद सब रहता है, लेकिन जब हकीकत आते हैं तो बड़ी बेइज्जती के डर की बात है। और कोई सवाल बेटा? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेक्शन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ये एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम में जो कमेंट्स आप करेंगे, अगर करना चाहते हो तो अच्छा बुरा जो भी कमेंट्स है वो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी बहुत स्वागत है। अगर आपके पास कोई शिकायत भी है तो उसका बहुत स्वागत है। अगर इसकी आलोचना है तो भरपूर आलोचना करें, क्योंकि मुझे उसका भी स्वागत है। तो ये एडोलसेंट एजुकेशन में जो भी कमेंट करोगे आप, वो पब्लिक देख सकती है,
तो पब्लिक में आलोचना करने में आपको अगर लगता है कि मैं मेरी आलोचना करने से मेरे को दुख होगा तो आप बिल्कुल मत करना है, मेरे को बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक पेज है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये फेसबुक पेज है, क्या है, इसमें जो भी मैसेज होगा वो व्यक्तिगत आएगा, वो सिर्फ मैं और आप ही देख सकते हैं और कोई दुनिया नहीं देख सकती। अगर आपका कोई प्रश्न है कि आपके पास कोई समस्या है, उसका निदान चाहते हैं, तो आप पब्लिक भी कर सकते हो और व्यक्तिगत भी कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं भी क्या हूं, आप समझ गए ना, तो मैं 100% नहीं हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अप टू द मार्क मैं उसे जिस भाषा में आप उसे प्रश्न पूछोगे उसी भाषा में देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका मनोवैज्ञानिक तरीके से आप स्वयं इलाज कर सके, आपका पैसा बच सके, परिवार में शांति रहे, समाज में शांति रहे और जिंदगी सुख में रहे, और जहां कहीं भी जाओ वहां सक्सेसफुल रहो। ठीक है ना दोस्तों? तो ये दो तरीके मुझसे कांटेक्ट करने का, मेरा कहीं कोई मोबाइल नंबर नहीं है। आप अगर अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट गूगल मैप पे डालेंगे, ये अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, तो मेरे ऑफिस का पता आ जाएगा, लेकिन वो पता मेरा यहाँ का आएगा, ये क्लिनिक का, मेरी मैडम की क्लिनिक का, क्योंकि ये यहीं पे है, मेरे पास अभी तक कोई स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने कोई नंबर नहीं दिया, जिसको जरूरत होगी वो मुझे खोज लेगा, है ना। मैं आप और एक और चीज आप लोगों से आवाज करूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, और उनको अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श की ट्रेनिंग देनी है, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श समझते हो, गुड टच बैड टच, और वो अपने आप को कैसे इक्विप कर सके ताकि वो बता सके कि हमें कोई बुरा स्पर्श कर रहा है, अच्छा स्पर्श कर रहा है, और अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जी सके, तो मैं ऐसे कार्यक्रम भी करता हूं, उसे कहते हैं सामूहिक रूप से दूर। तो आप मुझे कमेंट करके अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, मैं आपके गांव तक भी आ सकता हूं, आपके घर भी आ सकता हूं, बस आपको जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी कि आपके आस पड़ोस को और आपके बच्चे वहां आ सके। छोटे भाई बहन चाहते हो ना सब लोग सुरक्षित रहे, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, और उस कमेंट में मुझे एड्रेस दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, मैं उसे कांटेक्ट करके वहां तक पहुंचने की आपके समय के हिसाब से कोशिश करूंगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट डे दे दूंगा। और इस तरीके का कार्यक्रम करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना आपको पानी का अरेंजमेंट करने की जरूरत है, ना खाने पीने की कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आपको एक जगह देना है जहाँ पे हम लोग जाके प्रोग्राम कर सकते। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं ये वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, और अगर किसी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा और वो अपना विचार देना चाहता है और बताना चाहता है कि और भी क्षेत्रों को पता चले, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से चालू करूंगा, सिर्फ एक छोटा बाइट बनाऊंगा कुछ सेकंड से। ठीक है, वीडियो ऑफ कर लूं सर, ये वीडियो अपलोड करेंगे? हाँ, ये कल सुबह तक हो जाएगा अगर टाइम मिल गया तो।